हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बहुलक के बारे में जाना था कि छोटी छोटी एकलक इकाइयों के आपस में जुड़ने से या बार बार उनकी पुनरावृत्ति होने से बड़ी इकाई या बृहद इकाई बहुलक का निर्माण हो जाता है। ठीक है, काफ़ी हमने एकलक इकाइयों के बारे में पढ़ा था, उनको जोड़कर बहुलक भी बनाए थे, लेकिन वो एक शॉर्ट फॉर्म थे। यदि आप उनको याद करते हो तो उसमें ये मानो आपके 3 नंबर का जो ये चैप्टर है 3 मार्क्स में से आपके 2 मार्क्स तो लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पर ये ऑथेंटिक नहीं है क्योंकि चैप्टर अभी काफ़ी बाकी है। मैंने केवल एक सरफेस को लिया है कि इसमें से एकलक इकाई क्या है और उनसे पॉलीमर कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब आज की क्लास में हम बहुलकों का वर्गीकरण देखते हैं कि इनको किस तरह से क्लासीफाई किया जाता है, और क्लासीफाई करने के बाद हम इनको एक एक करके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आज का हमारा बहुलकों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। देखो, बहुलकों को लगभग 5 या 6 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले हम बहुलकों को क्लासिफाई करते हैं नंबर 1 स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर जो बहुलक हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो स्रोत के आधार पर जो वर्गीकरण है उसमें पहला पॉइंट आता है आपका प्राकृतिक बहुलक, या फिर जिस जगह से ये हमको प्राप्त हो रहे हैं उस आधार पर ये क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला होता है आपका प्राकृतिक बहुलक। दूसरा आ जाता है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक, और तीसरा आपको वैसे ही स्पष्ट है, जब एक प्राकृतिक है दूसरा अर्ध यानी आधा संश्लेषित है तो तीसरा क्या बचेगा आपके पास? संश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक मतलब प्रकृति से प्राप्त, अर्ध मतलब आधा संश्लेषित यानी आधा प्राकृतिक होगा और आधा उसमें कृत्रिम होगा, और संश्लेषित मतलब पूरा का पूरा क्या होगा? कृत्रिम होगा, प्रयोगशाला में बनाया हुआ। पढ़ेंगे डिटेल में हम। दूसरा क्लासिफिकेशन मैं ले लेता हूँ यहाँ से थोड़ा नीचे लाकर, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्लासिफिकेशन है इसका। एकलकन के आधार पर यानी कि जुड़ने के आधार पर। अब मैंने आपको याद करो, जब लास्ट क्लास में एकलक इकाइयाँ बताई थी तो ये बताया था कि योगज बहुलक और संघनन बहुलक 2 होते हैं। योगज जिसमें केवल वो जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, और संघनन में चिपकने के बाद कुछ और सह उत्पाद बाहर निकलता है। तो एकलकन के आधार पर, अब एकलकन के आधार पर जो बहुलक होते हैं ये आपके 2 प्रकार से क्लासिफाई होते हैं। पहले होते हैं योगज बहुलकन। ठीक है, योगज बहुलकन। एकलक के आधार पर ना करके हम इसे बहुलकन के आधार पर करते हैं, यानी बहुलकन पढ़ रहे हैं हम। बहुलकन यानी कि बहुलकन होता है बहुलक बनाने की प्रक्रिया, बहुलीकरण, तो उसके आधार पर। तो योगज बहुलकन या योगज बहुलीकरण, और दूसरा होता है आपका संघनन बहुलकन। ठीक है, तीसरा जो क्लासिफिकेशन इसका होता है वो आपका हो जाता है ये हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं एकलकन के आधार पर। एकलक इकाई के आधार पर। एकलक के आधार पर बहुलक 2 भागों में क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला होता है आपका समबहुलक और दूसरा होता है आपका सह बहुलक। सम का मतलब होता है सभी इकाई एक समान होंगी, और सह बहुलक का मतलब होता है एकलक इकाइयाँ अलग अलग होंगी। जैसे आपने सम बहुलक, जैसे एथीन से पॉलीएथीन या पॉलीथीन पढ़ा था तो उसमें सभी एथीन 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 के अणु थे। सह बहुलक में अलग अलग, जैसे ब्यूनाएस तो 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टायरीन, ब्यूनाएन 1,3 ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल अलग अलग यूनिट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात आती है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो जाता है आपका जो अगला आता है
वो हम कर देते हैं संरचना के आधार पर, यानी स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर जो बहुलक होते हैं इनको 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक तो होता है आपका रेखीय बहुलक, एक कौन सा होता है, रेखीय बहुलक। दूसरा आपका होता है रेखीय के बाद साखित बहुलक, साखित बहुलक। और तीसरा जो है वो आपका हो जाता है रेखीय बहुलक, साखित बहुलक, और तीसरा हो जाता है त्रियक बंधित बहुलक, त्रियक बंधित बहुलक। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद बात आती है आपकी, अगला प्रकार जो आता है बहुलकों का वो होता है आपका तापमान के व्यवहार के आधार पर, ताप के व्यवहार के आधार पर। ताप के व्यवहार के आधार पर जो बहुलक होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका ताप सुघट्य बहुलक, ताप सुघट्य कह लो, ताप सुमन्य कह लेते हैं, थर्मोप्लास्टिक बोल दिया जाता है। दूसरा आपका होता है ताप दृढ़ बहुलक। ताप दृढ़ बहुलक का मतलब होता है कठोर होते हैं, थर्मोसेटिंग इनको बोला जाता है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आपका आता है वो आपका हो जाता है अगला आणविक बलों के आधार पर, आणविक बलों के आधार पर। आणविक बलों के आधार पर बहुलकों को 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक आपका होता है प्रत्यास्थ बहुलक और दूसरा आपका होता है रेसे या धागे, जैसे नायलॉन 6, नायलॉन 6, टेरिलीन या डेक्रोन आपने पढ़ा था। और प्रत्यास्थ के अंदर आपकी रबर वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट और लास्ट जो क्लासिफिकेशन है, आप इसको क्लासिफिकेशन ना कहकर यह भी कह सकते हो कि इसका एक टाइप है, जैसे जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत। तो हम उसमें डिटेल में पढ़ते हैं जैव निम्नीकृत बहुलक। और जैव निम्नीकृत में आपको पता है हमने कौन कौन से एग्जाम्पल लिए थे। तो पहला एग्जाम्पल हमारा था पॉली लैक्टिक एसिड, दूसरा पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, तीसरा आपने पढ़ा था इसके अंदर कैप्रोलैक्टोन, चौथा इसके अंदर था नायलॉन 2, नायलॉन 6, और लास्ट में आ जाता है आपका पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट, बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। ठीक है, या फिर लंबा नाम हो जाए, आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। ये आपके टोटल जैव निम्नीकृत 5 बहुलक होते हैं। तो हमको कंप्लीट ये आपका पूरा चैप्टर एक तरह से ये हमको डिटेल में पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले स्रोत जहाँ से हमको प्राप्त होते हैं उस आधार पर 3 भागों में क्लासिफाई, नेचुरल, आर्टिफिशियल हाफ और हाफ नेचुरल, और पूरे आर्टिफिशियल यानी संश्लेषित। बहुलकन के आधार पर, यानी कि जब 2 एकलक इकाइयाँ जुड़ेंगी तो कोई सह उत्पाद बाहर निकलता है,
तो संघनन बहुलक, और नहीं निकलता है तो योगज बहुलक। जब किसी में एकलक इकाइयाँ सब एक जैसी होती हैं तो समबहुलक, और अलग अलग तरीका की एकलक इकाइयाँ होती हैं तो सहबहुलकन। संरचना के आधार पर रेखीय सिंपल रेखाएं होंगी, शाखित रेखाओं में शाखा निकलने लग जाएंगी, और त्रियक बंधित क्रॉस लिंकेज आपस में होने लग जाएगा। टेम्परेचर के आधार पर ताप सोगट्टे और ताप दृढ़, इसकी पहचान जो आपके गली में लो प्लास्टिक खरीदने वाले आते हैं वो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि वो ताप सोगट्टे बहुलक को ही आपसे खरीद के ले जाते हैं, क्योंकि इनको बार बार रिसाइकिल किया जा सकता है, और ताप दृढ़ एक बार बना दिए तो दोबारा रिसाइकिल नहीं होते हैं। आणविक बलों के आधार पर प्रत्यास्थ रबर होती हैं, खींचे तो लंबी हो जाती हैं, छोड़ें तो छोटी हो जाती हैं। रेसे धागे होते हैं, और जैव निम्नीकृत जो जीवों के द्वारा अपघटित हो जाती हैं तो पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, कैप्रोलैक्टोन, नायलॉन 2 को नायलॉन 6, पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी बेलेरेट। तो ये आपके होते हैं बहुलकों का क्लासिफिकेशन। अब हम देखते हैं इनको एक एक करके हम पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी डिटेल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले स्रोत के आधार पर हम देखते हैं बहुलकों को। देखो, स्रोत के आधार पर बहुलक, सबसे पहले प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर्स प्राकृतिक, नाम से स्पष्ट है, ऐसे बहुलक जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्रकृति में कौन आ जाता है? जीव जंतु, पेड़ पौधे। तो वे बहुलक जो जीव जंतु, पेड़ पौधे इत्यादि के द्वारा प्राप्त होते हैं वे प्राकृतिक बहुलक या नेचुरल पॉलीमर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल पॉलीमर होते हैं, जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए भी आप कह सकते हो, न्यूक्लिक एसिड के अंदर यही आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप सेलुलोस, स्टार्च, ठीक है, ये सभी आपके ग्लाइकोजन, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? प्राकृतिक बहुलक में आ जाते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? वे बहुलक जो जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से या नेचुरल सोर्सेस से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, नंबर 2 पर आते हैं अर्ध संश्लेषित बहुलक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि इसमें देखो, अर्ध मतलब आधा, आधा पार्ट तो आपका आएगा प्राकृतिक बहुलक से, और आधा पार्ट जो लिया जाता है वो लिया जाता है प्रयोगशाला में बनाए हुए पदार्थों से। तो इस प्रकार के बहुलक जो प्राकृतिक बहुलकों में कृत्रिम बहुलक मिलाकर तैयार किए जाते हैं वो अर्ध संश्लेषित या सेमी सिंथेटिक बहुलक कहलाते हैं। ठीक है, तो आधे तो इसमें क्या होंगे? नेचुरल, और आधे इसमें क्या होंगे? कृत्रिम। जैसे सेलुलोस, डाई एसीटेट, सेलुलोस डाई एसीटेट। अब ये सेलुलोस तो क्या हो गया आपका? नेचुरल, और डाई एसीटेट क्या मिला दिया? केमिकल, तो सेलुलोस डाई एसीटेट बन गया। ठीक है, सेलुलोस नाइट्रेट, गन कॉटन, ये सेलुलोस का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है। ठीक है, तो लेदर। तो इस प्रकार के आपके क्या हो जाते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक। ठीक है, और नेक्स्ट तीसरे आ जाते हैं आपके कौन से? संश्लेषित बहुलक।
संश्लेषित बहुलक क्या होते हैं? ऐसे बहुलक जो पूरी तरह से प्रयोगशाला में निर्मित किए जाते हैं, पूरी तरह से लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, कृत्रिम होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, मनुष्य द्वारा इनका निर्माण किया जाता है, वो आपके संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। ठीक है। अब संश्लेषित बहुलक मेनली इन्हीं बहुलकों का उपयोग सबसे ज़्यादा मनुष्य के द्वारा किया जाता है, या दैनिक जीवन में जो सबसे ज़्यादा उपयोग में लाए जाते हैं वो यही बहुलक हमारे होते हैं। ठीक है। इसके अंदर आपका पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके अलावा आपका पॉलीथीन, ठीक है, जितने भी आपने पढ़े वो लगभग सब इसी के अंदर आ जाते हैं। जैव निम्नीकृत को आप छोड़ दो, टेरिलीन, डेक्रोन, नायलॉन, ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, सब इसी के अंदर आ जाते हैं। तो क्या निचोड़ निकला? स्रोत के आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका नेचुरल, सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक। प्राकृतिक बहुलक में वे बहुलक जो पूरी तरह से प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीव जंतुओं से, पेड़ पौधों से, वो प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, सेलुलोस, स्टार्च, एमाइलोपेक्टिन। ठीक है। अर्ध संश्लेषित बहुलक वे बहुलक जो आधे तो नेचुरल सोर्सेज से लिए जाते हैं और आधे उनमें कोई रसायन या लेबोरेटरी में बनाए हुए पदार्थ मिलाए जाते हैं, प्रयोगशाला में बनाए हुए पदार्थ मिलाते हैं। तो बनने वाले बहुलक आपके क्या कहलाते हैं? अर्ध संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं। जैसे सेलुलोस नेचुरल है, डाई एसीटेट आपका क्या हो चुका है? आर्टिफिशियल। सेलुलोस आपका नेचुरल है, नाइट्रेट आपका क्या हो चुका है? कृत्रिम पदार्थ हो गया। गन कॉटन सेलुलोस का नाइट्रो व्युत्पन्न होता है। लेदर हो गया आपका, ये सब आपके कैसे हैं? अर्ध संश्लेषित। और लास्ट आपके आ जाते हैं सिंथेटिक यानी संश्लेषित, जो पूरी तरह से लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? सिंथेटिक। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, टेरिलीन, डेक्रोन, नायलॉन, ये आपके क्या होते हैं? संश्लेषित बहुलक होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरा प्रकार। तो सेकंड टाइप आ जाता है आपका, ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लो आप, मैं अरेंज कर रहा हूं। देखो ध्यान से, दूसरा आता है आपका एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक। एकलक इकाइयों के आधार पर जो बहुलक होते हैं वो आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सम बहुलक। सम बहुलक का मतलब क्या होता है? वे बहुलक जिनमें सभी एकलक इकाइयां एक समान होती हैं, वे आपके सम बहुलक कहलाते हैं, कोपॉलीमर। ठीक है। तो सम यानी समान, सभी एकलक इकाइयां एक जैसी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसका जब हमने बहुलकन करवाया था इसके n मॉलिक्यूल लेकर, तो याद करो डबल को मैंने सिंगल कर दिया और दोनों साइड वैलेंसी को क्या कर दिया था? फ्री। तो अब मेरे को ये बताइए कि यहाँ पर सभी एकलक इकाइयाँ एक समान हैं या नहीं है? भाई प्रत्येक में बार बार रिपीट कौन हुआ? CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही रिपीट होता जा रहा है। एथीन की एकलक इकाइयाँ रिपीट हो रही हैं। और एग्जाम्पल देखोगे, ये तो एथीन से पॉलीथीन हो गया। जैसे बाइनिल क्लोराइड के n मॉलिक्यूल लिए बहुलकन करवाया तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे Cl, और ये आपका क्या बन गया? पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो ये कौन सा बहुलकन है आपका? सम, यानी सभी एकलक इकाइयां एक समान है, यहाँ पर इसको सम बहुलकन कहा जाता है। दूसरा होता है इसमें सह बहुलकन या सह बहुलक। वे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयां एक समान नहीं होती हैं, वे आपकी सह बहुलक कहलाती हैं। मतलब एकलक इकाइयाँ कैसी होती हैं? डिफरेंट टाइप की होती हैं, तो वो आपकी सह बहुलक कहलाती हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर, मैं ले लेता हूँ ब्यूना या फिर नायलॉन 66। नायलॉन 66 किससे मिलकर बना था? आपको याद है? हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन और एडिपिक अम्ल। तो हेक्सा मैथिलीन डाई एमीन में 2 तो NH2 हैं, 6 आपके क्या थे? CH2। और ये मैं प्रैक्टिस के लिए बार बार बना रहा हूँ आपके लिए, मेरे को प्रैक्टिस नहीं करनी, आपको करनी है। और एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला क्या था? C डबल बॉन्ड OH, CH2 के 4 मॉलिक्यूल और C डबल बॉन्ड OH। N मॉलिक्यूल इसके लेंगे हम, N इसके लेंगे, इधर से H,
इधर से H OH, यहाँ से H गया तो यहाँ से पूरा OH, और इसका जब बहुलकन होगा तो क्या बनेगा, NH, ये वैलेंसी फ्री हो चुकी है, CH2 के कितने मॉलिक्यूल आ चुके हैं 6, यहाँ पर NH और NH से H गया OH गया, सीधा कौन आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O, यहाँ से CH2 का होल 4 एंड C डबल बॉन्ड O, और ये वैलेंसी आपकी फ्री हो जाएगी, और यहाँ पर N, और ये आपका बन जाता है नायलॉन 6। आपसे मैंने पहले ही कह दिया पूरे चैप्टर में अब यही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी और आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो सहबहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ डिफरेंट टाइप की होती हैं वो आपके सहबहुलक कहलाते हैं, ठीक है। और जिनमें एकलक इकाइयाँ जिनमें एकलक इकाइयाँ एक ही प्रकार की होती हैं वो आपके समबहुलक कहलाते हैं। तो ये आपका बहुलकन के आधार पर एकलक इकाइयों के आधार पर बहुलक हमने 2 भागों में क्लासिफाई कर दिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्राप्ति स्रोत के आधार पर हमने क्लासिफाई कर लिया है, एकलक इकाइयों के आधार पर कर लिया। अब हम देखते हैं संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो संरचना के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में क्लासिफाई किया जाता है, और वो 3 भाग आपके कौन कौन से होते हैं तो देखोगे, बहुत सिंपल चैप्टर है ये, ध्यान से आप पढ़ोगे तो आपके 3 मार्क्स बिल्कुल आपके हो गए, और ये मुफ्त के नंबर हैं, इनको जाने मत देना हाथ से। तो तीसरा टाइप पढ़ रहे हैं हम स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर बहुलक। बताओ संरचना के आधार पर सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, लीनियर यानी कि रेखीय बहुलक। तो रेखीय बहुलक का मतलब क्या होता है, ऐसे बहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ एक सिंपल रेखा में जुड़ती चली जाती हैं, यानी कि इस तरह से, फिर दूसरी रेखा इसके ऊपर या नीचे व्यवस्थित हो जाएगी, तीसरी इसके ऊपर इस तरह से, तो ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते चले जाते हैं। अब कोई चीज़ एक के ऊपर एक इस तरह से व्यवस्थित हो रही, पहली फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, एक के ऊपर एक इस तरह से यदि ये अरेंज हो जाएंगी तो आपको पता है इनका जो घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा, ऊपर की ओर तीर का मतलब इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घनत्व ज़्यादा होगा, गलनांक क्वथनांक ये भी कैसा होगा, अधिक होगा। तो घनत्व भी इनका कैसा होता है, अधिक होता है, गलनांक क्वथनांक भी कैसा होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो ये आपके कहलाते हैं तनन सामर्थ्य, मतलब खींचने की प्रवृत्ति, तनन सामर्थ्य भी कैसी होती है, उच्च होती है इन बहुलकों की, ठीक है। तो ये आपके कौन से होते हैं, रेखीय बहुलक। और इसके जो एग्जाम्पल होते हैं रेखीय बहुलक, यहाँ पर क्या आ जाता है, उच्च घनत्व पॉलीथीन, ठीक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो क्या होते हैं रेखीय बहुलक, बेबहुलक, रेखीय कहो या रेखिक कहो एक ही बात है। बेबहुलक जिनमें एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़कर एक सीधी सरल रेखा का निर्माण करती हैं, और ये जो रेखाएं होती हैं या एकलक इकाइयाँ होती हैं ये एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती चली जाती हैं, और इस प्रकार एक के ऊपर एक अरेंज हो जाती है। अरेंज अधिक होने के कारण तनन सामर्थ्य, गलनांक क्वथनांक के मान बढ़ जाते हैं, घनत्व के मान बढ़ जाते हैं। ऐसे बहुलक आपके रेखीय बहुलक कहलाते हैं। हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये आपके क्या होते हैं, रेखीय बहुलकों के एग्जाम्पल होते हैं। नंबर 2 पर आता है आपका साखित बहुलक। साखित बहुलक में क्या होता है, सरल रेखाएं होती हैं। एक्चुअली क्या होती है, एकलक इकाई जब आपस में जुड़ती चली जाती हैं एक सरल रेखा के रूप में, तो उसमें से अलग अलग शाखा में इकाइयाँ निकलने लग जाती हैं। तो जब एकलक इकाइयाँ आपस में जुड़ जाती हैं और उनके साथ शाखा के रूप में अलग अलग इकाइयाँ भी निकलने लग जाती हैं, तो उन बहुलकों को हम साखित बहुलक के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बहुलक आपके क्या कहलाते हैं, साखित बहुलक। अब ये आपके सबसे कमज़ोर बहुलक हैं इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में, यानी रेखीय की तो घनत्व भी ज़्यादा है, तो अब इसमें एक सिंगल लाइन रह गई, तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी, कम, गलनांक क्वथनांक भी कैसे हो जाएंगे, कम, तनन सामर्थ्य भी कैसे हो जाएंगे, कम। तो इनका घनत्व कम होता है, गलनांक क्वथनांक कम होते हैं, तनन सामर्थ्य भी कैसी होती है, कम होती है, मतलब ये कमज़ोर होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल एमिलोपेक्टिन,
ठीक है, एमिलोपेक्टिन, एमाइलेज, ये इस प्रकार के ग्लाइकोजन, ये आपके क्या होते हैं, साकित बहुलक। नंबर 3 पर आते हैं आपके त्रियक बंधित बहुलक या त्रियक बंध वाले बहुलक, क्रॉस लिंकेज बहुलक। ठीक है, तो यहां पर ब्रांच बन जाएगी त्रियक बंध। अब एक्चुअली जिसमें 2 क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं या 3 क्रियात्मक समूह जिनमें पाए जाते हैं एकलक इकाइयों में, जैसे आपने पढ़ा था नायलॉन 66, जिसमें एक तो हेक्सामेथिलिन डाइएमीन 2 क्रियात्मक समूह थे NH2 NH2, एडिपिक अम्ल जिसमें 2 COOH COOH थे। तो इस तरह से बे एकलक इकाइयाँ जिनमें 2 क्रियात्मक समूह हों, 3 क्रियात्मक समूह होते हैं, तो 2 क्रियात्मक समूह वाले और 3 क्रियात्मक समूह वाले इकाइयाँ आपस में कनेक्ट होती हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी फिक्स में होता है, ऐसा नहीं कि आप सभी में करवा दो। तो 2 या 2 से अधिक क्रियात्मक समूह वाले जो एकलक इकाइयाँ होती हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस में लिंकेज हो जाती है, मतलब सीधे तो चलते जाते हैं, ये ऊपर और नीचे भी क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे ऊपर एक लाइन है, नीचे एक एकलक इकाइयों की लाइन है, और इनमें आपस में भी क्या हो गया, क्रॉस बनते चले जाते हैं। तो इस तरह से ये त्रियक बंध का निर्माण कर लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और इस तरह से एक जालनुमा स्ट्रक्चर इनके बीच में बनती चली जाती है। जैसे यहाँ बॉन्ड बन गया, यहाँ पर बन गया, इधर बॉन्ड बन गया, इस तरह से ये क्रॉस बंध बनाते चले जाते हैं। और इस कारण ये सबसे कठोर बहुलक होते हैं, घनत्व भी ज़्यादा है, तनन सामर्थ्य भी ज़्यादा होता है, गलनांक क्वथनांक भी ज़्यादा होते हैं। और इनके एग्जाम्पल जैसे बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामिन, रेजिन, ये इस प्रकार के बहुलक हैं। बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं ये, और ताप दृढ़ बहुलक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, त्रियक बंधित, भंगुर प्रकृति के, कठोर प्रकृति के ये होते हैं। तो रेखीय सरल रेखा आपस में जुड़ती जाती है, एक के ऊपर एक व्यवस्थित होती हैं, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, तनन सामर्थ्य उच्च होती है। ठीक है, साकित बहुलक, एकलक इकाइयाँ एक सरल रेखा में जुड़कर पॉलीमर का निर्माण करती हैं और शाखाएं भी इनमें निकलती चली जाती हैं। और त्रियक बंधित एकलक इकाइयाँ आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस बंध बना लेती हैं, बहुत मजबूत होते हैं ये वाले बहुलक, और ताप दृढ़ की श्रेणी में आते हैं, घनत्व भी ज़्यादा होता है, गलनांक क्वथनांक भी बहुत ज़्यादा होता है इनका, और एक बार इन बहुलकों को एक सांचे में ढाल दिया जाए तो दोबारा इनको गलाकर नए प्रकार के बहुलकों में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आपके होते हैं संरचना के आधार पर बहुलक। ठीक है, तो टोटल 6 या 7 प्रकार के क्लासिफिकेशन में से हमने 3 प्रकार का वर्गीकरण आज देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम बचे हुए बहुलकन के आधार पर, जैव निम्नीकृत बहुलक, इसके अलावा आणविक बलों के आधार पर, तापमान के व्यवहार के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।